Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start our lecture number 7. Topic is auxiliary field H. ये एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। ये जो H है ये एक्सिलरी फील्ड को डिनोट करने के लिए, जैसे हम मैग्नेटाइजेशन को M से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल को M से डिनोट करते हैं, फोर्स को F से, तो इसी तरह जो एक्सिलरी फील्ड है उसको हम डिनोट करेंगे बोल्डेड H से, मोटे H से। तो इसी का इस टॉपिक का एक पार्ट है एम्पेयर्स लॉ इन मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। मैग्नेटाइज्ड मटेरियल में एम्पेयर्स लॉ। अब मेरे पास एक यहाँ पे सर्कुलर लूप थी या सर्कुलर बॉडी थी अननोन। तो मैंने उसको क्या किया, उस पर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया, मैंने उसको मैग्नेटाइज कर दिया। अब मैग्नेटाइज करने के बाद मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो एम्पेयर्स लॉ है वो उसकी क्या फॉर्म बन सकती है, वो एम्पेयर्स लॉ जो है वो मुझे यहाँ पे क्या रिज़ल्ट देगा। तो हमने यहाँ पे मैग्नेटाइज मटेरियल के अंदर एम्पेयर्स लॉ को डिस्कस करना है। तो यहाँ पे जो आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ बाउंड एंड फ्री करंट, के बाउंड करंट क्या है, फ्री करंट क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन फॉर एम्पेयर्स, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म। एम्पेयर्स की हमने डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म का जो हम फार्मूला ड्राइव करेंगे उसके लिए कंप्लीट मैथमेटिक फार्मूलेशन हम करेंगे। तो हम अपने फर्स्ट की पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। मेनली टू ऑब्जेक्ट ऑफ करंट अकर इनसाइड द मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि मेनली दो तरह के करंट जो है मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट में अकर होते हैं, वहाँ पे बनते हैं। एक तो होता है बाउंड करंट, एक होता है फ्री करंट। अब बाउंड करंट क्या होता है, फ्री करंट क्या होता है, अभी इसके टाइप्स को रहने दें। पहले बाउंड करंट देख लें कि बाउंड करंट क्या है और फ्री करंट क्या है। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस सेक्शन में लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट ऑन एटॉमिक ऑर्बिटल। अब एटॉमिक ऑर्बिटल पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है, यानी कि अब मैग्नेटिक ऑर्बिट ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एट अ टाइम वो दो तरह के स्पिन में होता है। तो वो घूमते हुए वहाँ पे एक चार्ज इंड्यूस कर देता है, वहाँ पे कुछ थोड़ा सा करंट इंड्यूस होता है, जो कि हमने कहा था कि उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, किसी तरह का उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा हमारे एक्सपेरिमेंट पे। तो ये होता है बाउंड करंट, जो कि अपनी जगह को, अपनी लोकेशन को चेंज नहीं कर सकता, अपनी स्पेसिफाइड लोकेशन को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, ये होता है बाउंड। तो अब फ्री करंट क्या होता है। अब फ्री करंट की मिसाल ऐसे ले सकते हैं कि हमारे घर के बाहर से कुछ वायर्स गुजरी होती हैं, ऐसे कमर्शियल वायर्स गुजरी होती हैं, उनके अंदर से करंट जो है फ़्लो हो रहा होता है, ठीक है। इस तरह उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो हो रहा होता है। तो अब क्या वहाँ पे कोई चीज़ लगी होती है उन्हें रोकने के लिए, या कोई रिस्ट्रिक्शन किसी तरह का, कोई ऐसा वहाँ पे कोई ऐसी टर्म लगी हो जो उसको रोक दे, नहीं। वो एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और अपने एंड पॉइंट पर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन वो फ़्लो करते हैं, विदाउट एनी किसी भी चीज़ के रुकावट के वो फ़्लो करते हैं, इसे कहते हैं फ्री करंट। तो आगे बाउंड करंट की दो टाइप्स हैं, सरफेस बाउंड करंट और वॉल्यूम बाउंड करंट। यानी कि बाउंड करंट है वो एक तो सरफेस में बाउंड है, एक वॉल्यूम में बाउंड है। सरफेस कैसे बाउंड है, जैसे कि मैं प्रीवियस सेक्शन में फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ बाउंड करंट में दिखाया था, वहाँ पे जो सरफेस थी उसके वो सरफेस में बाउंड था। और वॉल्यूम बाउंड कैसे हो गया, अब कोई भी हम एरिया ले लें उसके अंदर वॉल्यूम लें तो वहाँ पे हम इसको करंट को बाउंड कर सकते हैं। तो फ्री करंट क्या है, विच आर नॉट रिजल्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन, बिल्कुल ऐसे ही है, मैग्नेटाइजेशन की वजह से फ्री करंट नहीं पैदा होता। ये हमने खुद एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उससे सिर्फ बाउंड करंट ही होता है। एक्चुअल ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज, यानी कि ये किस वजह से होता है, ये एक्चुअली होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्जेस, यानी कि मैं पीछे से इनपुट दूंगा चार्जेस,
चार्जेस की, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म होंगे, यानी कि वो अपनी लोकेशन अपने आप को लोकेट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पर। तो इनके ट्रांसपोर्टेशन के ट्रांसपोर्ट करते हुए एक दूसरे को जब वो करंट पैदा करेंगे तो उसे कहते हैं फ्री करंट। तो ये था बाउंड करंट और फ्री करंट का इंट्रोडक्शन। तो हम चलते हैं अपनी फॉर्मूलेशन की तरफ कि हमारी जो फॉर्मूलेशन है एम्पियर्स लॉ के लिए मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट में वो क्या हो सकती है। इन एन इवेंट टोटल करंट कैन बी रिटर्न एज, किसी भी इवेंट में जो टोटल करंट है हम उसको इस तरह लिख सकते हैं जे एफ प्लस जे बी, ठीक है। तो एज वी सा बिफोर बाय एम्पियर्स लॉ, अब ये एम्पियर्स लॉ क्या है, ये एम्पियर्स लॉ है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ इन वैक्यूम। ये जो चीज़ है ये वैक्यूम में एम्पियर्स लॉ का फॉर्मूला है। डेल ऊपर वेक्टर साइन, क्रॉस बी मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट ये क्या है साइन ऑफ परमिटिविटी, स्पेस परमिटिविटी, ये परमिटिविटी स्पेस परमिटिविटी होती है। ये जे क्या है, जे करंट है, ठीक है। तो अब ये जो है जे करंट है, किसी भी इवेंट पे जहाँ पे कोई भी इवेंट अकर हो रहा हो, यानी कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा हो, वहाँ पे हम टोटल करंट लिखते हैं फ्री करंट प्लस बाउंड करंट, यानी कि वहाँ पे फ्री करंट भी है और बाउंड करंट भी है। तो ये हमारे पास एम्पियर्स लॉ का फार्मूला है इन वैक्यूम। अब वैक्यूम में ये एम्पियर्स लॉ का फार्मूला है, मैं क्या करूँगा इसको थोड़ा सा चेंज कर दूँगा, यानी कि इसको ट्रांसमिट कर दूँगा। अब म्यू नॉट को मैं ले आऊँ अगर इस साइड पे, ये यहाँ पे मैं म्यू नॉट को इधर ले आया, यहाँ पे म्यू नॉट जे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड आके क्या होगा ये डिवाइड हो जाएगा। दूसरी साइड डिवाइड होगा तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा के इन दोनों टर्म्स को बंद कर दूंगा, तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा जे। यहाँ पे मैं ये लगाना भूल गया, तो यहाँ पे जे आ गया। जे बेसिकली क्या है, हमने जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया कि जो टोटल करंट होता है वो सम होता है दो करंट्स का, दो टर्म्स का। कौन से टर्म, फ्री करंट और बाउंड करंट। तो अब मैं यहाँ पे उसको अगर मेंशन कर दूँ, यानी कि फ्री करंट प्लस बाउंड करंट। अब बाउंड करंट का जैसे कि हमने अपने प्रीवियस सेशन में एक टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी, जो हमने कंप्लीट इसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन की थी। वहाँ पे इसका फार्मूला हमारे पास आया था डेल क्रॉस एम, और इसके ऊपर साइन ऑफ वेक्टर जो कि शो करता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये मैग्नेटाइजेशन होगी, ये डेल का साइन आ गया। अब इसमें इसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में कोई इतने ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, कोई इतने ज़्यादा कम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन नहीं है, इजी सी है। से जस्ट इसका एम्पेयर फार्मूला लिया, एम्पेयर फार्मूला से हमने म्यू नॉट को इधर ले आया। ये जो जे था, जे जो करंट है, करंट फ्री करंट और प्लस बाउंड करंट होता है, तो हमने यहाँ पे बाउंड करंट की वैल्यू लगा ली। अब बाउंड करंट की वैल्यू लगाने के बाद हमने क्या किया कि ये जो एम डेल क्रॉस एम है, ये डेल क्रॉस एम है, यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे आके क्या हो गया माइनस, यानी कि इसको यहाँ पे ले आए इस साइड पे, इज इक्वल टू इस साइड पे, यहाँ पे जे प्लस को अकेला रहने दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको अकेला रहने दिया, इसको उठा के इधर ले आया। तो अब मैं क्या करूँ, अगर मैं इसको एक ही ब्रैकेट के अंदर बंद करके इसको ओपन कर दूँ, अगर इन दोनों ब्रैकेट्स को, यहाँ पे एक स्टेप शॉर्ट है तो वो आप खुद भी करके देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं इन दोनों को एक ही ब्रैकेट के अंदर बंद करके इनको ओपन कर लूँ, ठीक है। ओपन कर लूँ तो यहाँ पे उसके बाद मैं अपना जो डेल है मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 1/μ0 डेल क्रॉस बी माइनस डेल क्रॉस एम, कैसे हो जाएगा ये। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से डेल मैं ले लूँगा कॉमन, डेल कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या बचेगा 1/μ0 बी माइनस एम, ये मेरे पास बचेगा। बिल्कुल सेम यही चीज़, ये देखें ये टर्म आ गई ना, ठीक है। तो अब मेरे पास यानी कि कर्ल कॉमन लेने के बाद, हम इसको कर्ल भी कहते हैं, इसको डेल भी कहते हैं, इसको ग्रेडियंट भी, इसके बहुत सारे नाम हैं। तो अब ये मेरे पास एक टर्म आ गई फ्री करंट के लिए। तो दी क्वांटिटी इज़ डेजिग्नेटेड बाय लेटर एच,
जैसे कि मैंने टॉपिक के शुरू में बताया कि एक्सिलरी फील्ड एच नई टर्म हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवानी है, तो उसका नाम हमने क्या रखा है, एच, बोल्डेड एच। तो डेजिग्नेटेड यानी कि जैसे कि हर कोई से फेमिलियर होता है कि डेजिग्नेशन किसी को कोई डेजिग्नेशन अलाउड कर देना, तो यहाँ पे हमने जो हमारे पास टर्म आई है उसको नंबर दे दिया है एच, उसको लेटर दे दिया एच, यानी कि ये हमारे पास इज इक्वल टू होगी एच। तो डेल क्रॉस एच, सो द एक्सिलरी फील्ड एच इन टर्म्स ऑफ एक्सिलरी फील्ड, ठीक है। द एक्सिलरी फील्ड, जो एक्सिलरी फील्ड एच है, ये बोल्डेड एच है, इन टर्म्स ऑफ एक्सिलरी फील्ड, अगर इसको टर्म ऑफ एक्सिलरी फील्ड लिखें तो ये हमारे पास ये टर्म बनेगी एच इज इक्वल टू 1/μ0 b माइनस एम, इसके ऊपर ये वेक्टर साइन आएगा। तो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स लॉ, अब एम्पेयर्स लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म है ये डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे एफ, और आगे मेरे पास इसकी जो इंटीग्रल फॉर्म है ऑफ एम्पेयर्स लॉ, जो इंटीग्रल फॉर्म है एम्पेयर्स लॉ की वो है एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई एफ। अब इसकी फॉर्मुलेशन, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या है, डेफिनेटली अब मेरे पास ये टर्म तो आ गई, ये फील्ड ऑफ एक्सिलरी फील्ड एच की टर्म तो आ गई, उसका पता लग गया कि हमने एम्पेयर्स लॉ को लिया, उसको हमने रीअरेंज किया, रीअरेंज करने के बाद हमने कुछ कॉमन लिया, तो हमारे पास ये टर्म ठीक है आ गई। लेकिन अब ये जो दो टर्म्स हैं, ये दो टर्म्स हैं, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स लॉ और इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स लॉ, ये किस तरह हुआ, तो इसकी भी फॉर्मुलेशन मैंने लिखी हुई है, मैंने यहाँ पे उसको किया है, मैं आपको बताता हूँ। तो उससे पहले ये वैसे एंड में डिस्कस करने वाला है, तो यहाँ पे चलें, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स लॉ। तो एम्पेयर्स लॉ के इंटीग्रल फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेंगे डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे एफ। तो जे बिल्कुल वही फेमिलियर टर्म है जो कि हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है। तो अब अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट ले लूँ दोनों साइड पे, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड बाय ds। अच्छा, तो जो कि अभी हमने यहाँ पे टर्म ली थी डेल क्रॉस एच, तो इसका मैंने अब ले लिया डॉट प्रोडक्ट दोनों साइड पे, जे एफ का भी और इधर इस टर्म का भी, डेल क्रॉस एच का भी। तो अब इसका मैंने ले लिया डॉट प्रोडक्ट डी एस के साथ। डी एस क्या, ये है सरफेस इंटीग्रल, सरफेस यानी कि सरफेस प्रोडक्ट में आएगा, तो इंटीग्रेट ओवर ओपन सरफेस। अब यहाँ पे मैं इसके साथ इंटीग्रेट कर रहा हूँ ओवर ओपन सरफेस, तो ओवर ओपन सरफेस अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो ये टर्म मेरे पास बन के आ जाएगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो टर्म होती है ये जे एफ डॉट डी एस, अब जे एफ डॉट डी एस ये जो होता है इज इक्वल टू होता है आई एफ के। तो फार्मूलेशन, जो मैथमेटिकल फार्मूलेशन होती है, जस्ट इसलिए ज़रूरी होती है कि उसमें हमें पता लग जाता है छोटे छोटे स्टेप्स का, छोटे छोटे टर्म्स का, जो का डायरेक्ट बुक में नोट की होती हैं, डायरेक्ट उनको वहाँ पे लिखा होता है, तो डायरेक्ट पता नहीं लगता कि वो कहाँ से है, कैसे है। तो इस स्टेप बाय स्टेप से गुजरने का मकसद सिर्फ ये होता है कि इन चीज़ों का पता लगे। तो ये आई एफ के इक्वल होता है जे एफ, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे जे एफ के इक्वल। तो यहाँ पे मैं इस टर्म को आई एफ के इक्वल रख दूँगा, तो ये मेरी टर्म, ये जो कंप्लीट टर्म है ये मेरी, ये होगी आई एफ के इक्वल। तो जो स्टोक्स थ्योरम होता है, अगर मैं यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम लूँ, तो अगर मैं यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम लूँ तो वो मेरी दूसरी टर्म को भी इक्वल कर देगा, सरफेस इंटीग्रल को चेंज कर देगा। तो ये देखें, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम डेल क्रॉस एच डॉट डी एस,
अब ये सरफेस इंटीग्रल मैंने लिया था ना, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था कि ये डी एस है सरफेस इंटीग्रेशन के लिए, तो डेल क्रॉस एच डॉट डी एस इसका मैं सरफेस इंटीग्रल लिया। तो स्टोक्स थ्योरम के मुताबिक ये स्टोक्स थ्योरम जो होता है वो सरफेस इंटीग्रेशन को चेंज कर देता है इसमें लाइन क्लोज लाइन इंटीग्रल में, तो ये इसको क्लोज लाइन इंटीग्रल में चेंज कर देता है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसने मेरी इस टर्म को चेंज कर दिया है लाइन इंटीग्रल में एच डॉट डी आर, तो इसने मेरी इस टर्म को चेंज कर दिया स्टोक्स थ्योरम ने इसमें। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एच डॉट डी आर क्लोज इंटीग्रल इज़ इक्वल टू आई एफ, जो कि हमारी इंटीग्रल फॉर्म है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटाइज्ड मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेटाइज्ड मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ये मैग्नेटिक मटेरियल की प्रेजेंस में जो इंटीग्रल फॉर्म बनेगी एम्पेयर लॉ की एच डॉट डी आर, इन दोनों पे ये आई एफ। अब आई एफ वहाँ पे बुक में उन्होंने क्या किया, जस्ट इंटीग्रल फॉर्म का और डिफरेंशियल फॉर्म का फार्मूला लिखा हुआ है, वहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि आई एफ क्या है, एच क्या है, डी आर क्या है, ये कैसे है। तो आई होप कि इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ है वो बता दूँ, ये जो मैंने कहा था कि मैं बाद में बताता हूँ। अच्छा, अब वेयर आई एफ इनक्लोज, ये जो है एफ आई इनक्लोज, ये इसको आपने आई एफ इनक्लोज लेना है, आई एफ इनक्लोज, इनक्लोज किस तरह, ये इनक्लोज होता है, इज़ द टोटल फ्री करंट पासिंग थ्रू द एम्पीरियन लूप, यानी कि कोई भी लूप है, ये नहीं कोई एम्पीरियन लूप कोई स्पेशल किस्म की लूप होती है, कोई भी लूप है तो उसके अंदर से जो करंट गुजर रहा है ना, इनक्लोज्ड यानी कि क्लोज्ड सरफेस के अंदर से जो करंट गुजर रहा है वो टोटल फ्री करंट है, एम्पीरियन लूप से गुजर रहा है, वो है आई एफ इनक्लोज। तो एच प्लेज अ रोल इन मैग्नेटोस्टैटिक एनालोगस टू डी, एनालोगस यानी कि उसके मुतबादल की जगह पे, अब मैग्नेटोस्टैटिक है उसमें हम एच यूज़ करते हैं, एच क्या है हमारे पास एक्सिलरी फील्ड, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम यूज़ करते हैं डी। तो जस्ट एज डी, जैसे हम डी अलाउ करता है अस टू राइट गॉसेस लॉ इन टर्म ऑफ फ्री चार्ज, यानी कि गॉसेस लॉ हमें अलाउ करता है कि हम फ्री चार्ज को इन टर्म ऑफ डी लिख सकते हैं। तो इसी तरह यानी कि बिल्कुल सिमिलरली एच जो है परमिट्स हमें अलाउ करता है, इजाज़त देता है अस टू एक्सप्रेस एम्पेयर्स लॉ इन टर्म ऑफ फ्री करंट अलोन, हम फ्री करंट को अलोन यानी कि हमने दो टाइप्स देखे हैं ना, बाउंड करंट और फ्री करंट। तो फ्री करंट को लिखने के लिए एम्पेयर्स लॉ के टर्म में हमें एच ये अलाउ करता है, एंड फ्री करंट इज़ व्हाट वी कंट्रोल डायरेक्टली। और फ्री करंट क्या है, फ्री करंट है जो हम डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर मैं इसके एक एंड से इनपुट ही बंद कर दूं तो वहाँ पे चार्ज का जो क्या कहते हैं फ्लो नहीं होगा, तो मैंने यानी कि उसको बंद कर दिया। तो उसके बाद अब क्या होगा, बाउंड करंट क्या है, लाइक बाउंड चार्जेस कम्स अलोंग फॉर द राइड, बाउंड करंट होते हैं बिल्कुल इसी तरह कि अब मैंने जो मेरे पास फील्ड था, मैंने जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल की एग्जांपल दी थी, उस एटॉमिक ऑर्बिटल की तरह जैसे उसमें से जो करंट नहीं हो सकता फ्लो आउटसाइड दी सरफेस, आउटसाइड दी ऑर्बिटल, तो इसी तरह हम कहते हैं कि जो हमारे पास बाउंड करंट है बिल्कुल इसी तरह है, कम्स अलोंग द राइड द मटेरियल गेट मैग्नेटाइज, मैग्नेटाइजेशन के लिए जैसे ये हमारा बाउंड करंट जो है वो अब रोल प्ले करता है, एंड दिस रिजल्ट इज़ बाउंड करंट्स वी कैन नॉट टर्न दैम ऑन और ऑफ इंडिपेंडेंटली वी कैन एज वी कैन फ्री, यानी कि जैसे हम फ्री करंट को इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर सकते हैं, वो कंट्रोलेबल है, लेकिन इसी तरह हम बाउंड करंट्स को इंडिपेंडेंटली हम कंट्रोल नहीं कर सकते।
अब जो एटम है वो बहुत एक टाइनी सा ऑर्बिट होता है, उस एक टाइनी सा एक बहुत छोटे छोटे एटम्स होते हैं। विदाउट नेकेड आई या विदाउट हम माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस हम उसको नहीं देख सकते। तो अगर हम इतनी छोटी सी चीज़ को आंख से देख नहीं सकते, उसको पकड़ नहीं सकते, तो किस तरह हम वहाँ पे जो करंट के फ्लो को रोक सकते हैं। अब मेरे घर के बाहर से तार गुजरी है, उसको मैं इजीली देख सकता हूँ, उसको होल्ड कर सकता हूँ, वो मेरे कंट्रोल में है कि मैं उसको किसी भी तरह किसी भी वे में उसको फ्लो ऑफ चार्ज को किसी भी जगह पे लोकेट कर दूँ, उसकी लोकेशन चेंज कर दूँ, यानी कि एनीथिंग एल्स। लेकिन मैं बाउंड करंट को अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे ट्रांसमिट नहीं कर सकता, अपनी मर्ज़ी से इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म देखी, एम्पीयर्स लॉ की, और बाउंड करंट और फ्री करंट की डेफिनेशन थी कि बाउंड करंट क्या होता है, फ्री करंट क्या होता है, उसका रोल क्या होता है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।